हेलो स्टूडेंट्स, तो इस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स का लेक्चर। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कोर्स ए का व्याकरण का एक टॉपिक समझने वाले हैं। व्याकरण का टॉपिक है पद परिचय। तो बहुत ही कहते हैं जिसको समझ में आ जाए वो बहुत आसानी से कर लेगा, और जो इसमें उलझ जाए तो उसके लिए फिर उलझन ही हो जाती है। तो आज हम ये सारी उलझनों को आपके लिए बहुत आसान करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इसको शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आपने बचपन से लेकर क्लास 8th तक जितनी व्याकरण पढ़ी है, आज वो सारी व्याकरण इस टॉपिक में इस्तेमाल होगी। तभी तो कहते हैं कि ग्रामर सेक्शन जो होता है, खास जैसे ग्रामर इंग्लिश में हो गया, हिंदी में उसको व्याकरण कहते हैं, ये आपको ताउम्र याद रखनी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ इस्तेमाल होगी आपको नहीं पता। जब आप क्लास 8th से निकले तो आपको लगता है कि चलो इस ग्रामर से मेरा पीछा छूटा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप चाहे जितना पीछा छुड़ा लीजिए, आपको आगे तक ये काम आने वाली है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठे, कभी भी बैठे, हिंदी हमेशा आपके साथ में रहेगी। तो हिंदी का साथ बना रहे, इसके लिए हिंदी को जानना ज़रूरी है, और ऐसे भी ये हमारी मदर टंग है तो जानना तो ज़रूरी है ही ना। तो चलिए आज के वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है पद परिचय। ये व्याकरण का एक टॉपिक है, आज इसका हम वन शॉट करेंगे। इसको हम जल्दी से फटाफट हर एक चीज़ कवर अप करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। अगर हम समझाने पर चले तो इसको समझाने के लिए हमको लग रहा है कि 3-4 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम निकट है तो हमें जल्दी से इसको कवर अप करना है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन हर एक चीज़ की डिटेलिंग के साथ आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम पद परिचय पढ़ें उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पद क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि पद है क्या। क्या दिया है पद परिचय की सबसे पहले परिभाषा। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय होता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदवानयन कहते हैं। क्या है? पद अनयन कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य वाक्य के उस पद की स्थिति बताना है, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना है। तो चलिए इसको शुरू करें। सबसे पहले बेसिक चीज़ को हम क्लियर करते हैं। जो लिखा है वो तो हमने पढ़ दिया, लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है, पहले उसको समझिए। सिंपल सा एक शब्द हम लेते हैं, हरा उगा पेड़। ठीक है, हरा उगा पेड़। अब इनसे क्या कोई वाक्य बन रहा है पहले बताइए, क्योंकि ये ठीक तरीके से अरेंज नहीं है। ठीक है, ये एक ठीक तरीके से अरेंज नहीं है, इसलिए ये कोई वाक्य का फॉर्म नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ को ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये सभी क्या हैं, ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं आप मुझे बताइए। ये सभी जो हैं ये सब पद हैं, एक ये और एक ये तीनों ही चीज़ें आपकी क्या कहला रही हैं? शब्द कहला रही हैं। क्यों ये शब्द कहला रही हैं? क्योंकि अभी ये स्वतंत्र हैं। क्या है? ये अभी स्वतंत्र है, क्योंकि इनको अभी हमने आज़ाद रखा हुआ है, इसलिए ये स्वतंत्र है। लेकिन जब हम इनसे किसी तरह के वाक्य का निर्माण करते हैं, अब जैसे क्या दिया हुआ है, हरा भरा पेड़ उगा हुआ है। अब इसमें से 3 ऐसे शब्द थे जिन्हें हमने वाक्य में इस्तेमाल कर लिए। अब वो 3 शब्द आपके क्या थे बताइए? एक हरा, एक पेड़ और एक ये उगा। ये 3 जो थे अभी तक शब्द थे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी वाक्य में आए नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमने इन्हें एक वाक्य में बांधा, ठीक है, हमने इसे एक वाक्य में बांध दिया। अब इससे क्या हुआ कि जब इसे हमने वाक्य में बांधा तो ये बदल गए। क्यों? क्योंकि अभी तक आज़ाद थे, अब ये कैद हुए, तो अब ये शब्द बन गए पद। ठीक है, अब ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं पद। ये तीनों ही हमारे बनते हैं पद। ठीक है, क्यों बन जाते हैं? अब मैं इनको बताती हूँ क्यों बनते हैं। कारण ये है कि जब तक ये स्वतंत्र है तब तक इनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये सभी शब्द हैं, सभी शब्द हैं। लेकिन जैसे ही इनको हम क्या लेकर आए,
इनको हमने एक वाक्य में बांधा, इनका अपना एक एड्रेस हो गया, इसलिए ये पद बन गए, क्योंकि अब इनका हमें पता बताना है कि क्या होगा। तो जिस तरीके से इसको आप ऐसे समझो, जब आप स्कूल में रहते हो तब आप एक स्टूडेंट रहते हो, इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में सब स्टूडेंट है, इसी तरह इतने सारे शब्द भंडार के बीच में ये शब्द ही थे। फिर उसके बाद जब आप घर आते हो तो घर में आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, आप किसी के बेटे हो, आप किसी के पोते हो, किसी के भाई हो, आपका एक नाम है, आपकी उम्र है, ये सारा आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब आप एक जगह, एक भीड़ से हटकर एक अलग जगह पर आ गए। उसी तरीके से जब तक ये सब अलग अलग हैं तब तक ये एक भीड़ का हिस्सा होते हैं और उस भीड़ का नाम होता है शब्द। जब इन्हें हम वाक्य में बांधते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, तो ये सभी बन जाते हैं पद। अब इन पदों का जब हम पता बताते हैं, यानी कि परिचय देते हैं, जैसे आप है, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपका एक नाम है, आपकी उम्र है, आप किस क्लास में पढ़ते हो, आप कहाँ पर रहते हो, ये सारी चीज़ें आपका अपना आइडेंटिफिकेशन है। उसी तरीके से हर एक पद का अपना एक परिचय होता है। जैसे आप यहाँ पर आओ, ये पेड़, ठीक है, ये जो पेड़ है इसका परिचय क्या होगा, आप बताओ। इसका परिचय जो होगा वो क्या परिचय अगर आप करोगे तो इसका परिचय क्या होगा, आप बताओ। ये है संज्ञा है, सबसे पहला इसका परिचय क्या है, ये संज्ञा है, ठीक। संज्ञा के बाद ये क्या है, आप बताओ। संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ क्या हुआ है, यहाँ पर एक लिंग, एक है, एक वचन है या बहुवचन है। चूंकि हरा भरा पेड़ उगा है, ये तो हम नहीं बोल रहे हरे भरे पेड़ उगे हुए हैं, तो सिंपल पेड़ क्या है आपका, ये एक वचन में आ रहा है, इसका दूसरा हो गया ये एक वचन में है। पेड़ स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग है, आप बताओ, क्रिया देख के बता दो। क्रिया यहाँ पुल्लिंग है तो ये हो गया पुल्लिंग। तो इस तरीके से कोई भी शब्द लो, उसका अपना एक परिचय होता है। क्या होता है, अपना एक परिचय होता है, और इसी परिचय को कराना शब्द का कहलाता है शब्द पद परिचय। इन पदों का हम जो परिचय कराएंगे कि व्याकरण की दृष्टि से ये सब का क्या परिचय है, वही आपका पद परिचय कहलाता है। तो जहां यहाँ पर दिया भी हुआ है, क्या दिया गया है, देखिए, परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में जब तक ये आजाद है तब तक शब्द हैं, लेकिन जैसे ही हमने इनको एक वाक्य में इस्तेमाल किया, ये क्या बन गए, पद बन गए। और उन शब्दों के व्याकरणीकरण परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदवायन कहते हैं। क्या है, पदवायन कहते हैं। तो ये आपके 3 नाम हैं, इन नामों से भी आप परिचय हो जाइए। समझ में आया। अब इसमें कोई भी पद है तो उसका हम जब परिचय करते हैं तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है उसकी स्थिति क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका कारक क्या है, तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है। तो कोई भी हम पद लेंगे उसका ये सारा परिचय हमको बताना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको पद परिचय किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर जैसे करके आपको वही समझाने की कोशिश की गई है। क्या है, देखिए, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब यहाँ पर जो रेखांकित आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरीके से आएगा। एक वाक्य दिया रहेगा और जिस भी शब्द का पद परिचय करना होगा उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन होगा या वो रेखांकित होगा। अब जो आपको रेखांकित किया गया है इसमें है राजेश। अब राजेश क्या है, राजेश किसी का नाम है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये एक संज्ञा है और इस संज्ञा के हम भेद पे जाएंगे। सबसे पहले जैसे संज्ञा है तो संज्ञा का क्या होगा, भेद। तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब राजेश कौन है, आप बताओ। राजेश एक पुरुष है तो ये क्या हुआ, ये पुल्लिंग है, ये एक वचन में है, ठीक है। ने के साथ कर्ता कारक है। अब यहाँ पर जो राजेश ने लगा है, ये जो ने है इससे ही हम राजेश का कारक निकालेंगे। तो ने कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। तो हमने यहाँ ने के साथ कर्ता कारक है ये बता दिया। फिर उसके बाद आते हैं द्विकर्मक क्रिया दी के साथ है। अब ये दी के साथ इसका हम संबंध बता रहे हैं, दी के साथ इसका संबंध बता रहे हैं। अब ये द्विकर्मक क्रिया है, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 संज्ञा है इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। समझ में आया। अभी जब हम क्रिया समझेंगे तो ये सारी चीजें समझेंगे, सकर्मक अकर्मक के अलावा भी। तो ये क्या, दी के साथ
द्विकर्मक क्रिया के साथ है। उसी तरीके से आइए, अब हमारे पास रमेश है। ठीक है, रमेश भी क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखिए, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब कारक यहाँ बदल गया, क्यों? क्योंकि रमेश के साथ यहाँ पर को लगा है। अब को किस कारक की पहचान होती है? को किस कारक की पहचान? को होती है कर्म कारक की पहचान। कर्ता ने कर्म को होता है ना, आपको ये पूरा टेबल याद करना पड़ा होगा। क्लास 8th की आप कोई भी व्याकरण की बुक उठाएंगे, उसमें आपको जितना भी व्याकरण मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वहाँ पे सब कुछ दिया होगा। तो कारक अगर आपको पढ़ने हैं तो वहाँ से आप पढ़ोगे, वैसे मैं रफली आपको यहाँ बताती चलूँगी। तो को जो है वो किसकी कौन सा कारक होता है? वो कर्म कारक होता है। ये आपको देखना पड़ेगा, जिस भी कारक पद का परिचय दे रहे हो उसके साथ कौन सा कारक लगा हुआ है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं और कभी नहीं भी लगे होते, लेकिन तब भी हमें उन विभक्ति चिन्हों के हिसाब से कारक निकालना ही पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडरलाइन वर्ड है पुस्तक। तो पुस्तक भी एक संज्ञा है, लेकिन ये पुस्तक जो है पर्टिकुलर पुस्तक का नाम नहीं दिया। पुस्तक मतलब सारी पुस्तकें हो गई, तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब पुस्तक क्या होता है? वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग होती है। पुस्तक दिया नहीं जाता, पुस्तक दी जाती है। तो यहाँ पर हो गया स्त्रीलिंग। एक ही पुस्तक है तो एक वचन है, कर्म कारक है। आप बोलोगे कर्म कारक क्यों है? आप ये मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ पुस्तक को दिया जा रहा है, रमेश को पुस्तक दी जा रही है। तो यहाँ पर अभी आपको बताया, कभी कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगे होते हैं, लेकिन तब भी हमें पता करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया को करने के लिए एक कर्म की ज़रूरत पड़ रही है और वो कर्म है पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? आपका कर्म कारक। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों के साथ तो कारक लगे थे, लेकिन पुस्तक के साथ किसी भी कारक का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि कोई इस्तेमाल नहीं है, तो अब आपको खोजना पड़ेगा कि यहाँ कारक क्या है। तो सिंपल बात है, क्या कहते हैं, राजेश ने रमेश को पुस्तक को दिया है। अब हम यहाँ बोल दें राजेश ने रमेश को पुस्तक को दिया है, तो अटपटा सा वाक्य बनता है। लेकिन यहाँ क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस कर्म की जरूरत पड़ रही है वो है पुस्तक, तो इसलिए वो कर्म कारक है। तो हर एक जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, उसके लिए आपको सबसे पहले अंडरलाइन वर्ड देखनी है और नीचे जो ऑप्शन क्योंकि आप लोग के पास तो बहुविकल्पीय आएंगे, लेकिन बहुविकल्पीय को करने से पहले आपको ऑप्शंस पढ़ो, उससे पहले आपको हर वर्ड का ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है, ये सारी चीज़ें आपको, ये अव्यय हैं, क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप उसका परिचय नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम यही करना शुरू करेंगे कि जो पद परिचय होता है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। ठीक है, अब इनमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पहले जो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण जो रहते हैं, ये 3 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी आपके क्या होते हैं? विकारी। क्या कहलाते हैं? इनको विकारी कहते हैं, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सभी क्या कहलाते हैं? विकारी। अब विकारी क्यों कहलाते हैं मैं क्लियर करती हूँ। विकारी का मतलब होता है जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके। विकार मतलब क्या हुआ? किसी तरह का बदलाव किया जा सके। अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ। जैसे अब सिंपल एक हम ले लेते हैं संज्ञा। संज्ञा का कोई भी शब्द आप ले लो, जैसे हमने लिया लड़का। लड़का जो शब्द होता है वो क्या है आपका? बेसिकली ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये क्या है? ये एक संज्ञा होती है। लेकिन अगर हम इसके लिंग में बदलाव करें, तो अगर हम इस लड़के के लिंग में बदलाव करें तो ये लड़का बन जाता है लड़की। क्या बना? लड़की। अगर हम इसके वचन में बदलाव करें तो ये क्या बनता है? लड़के बनाना।
तो इसका मतलब संज्ञा शब्द में हम लिंग और वचन के हिसाब से बदलाव कर सकते। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से बदलाव करते हैं, इनके हिसाब से इनमें बदलाव हो जाता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी। अब इसी तरीके से सर्वनाम में भी हो सकता है। सर्वनाम में जैसे हम लेते हैं, जब हम सर्वनाम शब्द कोई भी लीजिए, अब यहां पर आया मैं, ठीक है, मैं में अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो मैं का मैं ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। अगर हम उसे वचन में बदलते हैं तो हम हो जाते हैं हम, ठीक है, मैं क्या हो जाता है? हम। तो सर्वनाम में बदलाव हुआ। फिर उसके बाद आ जाइए विशेषण। विशेषण हमेशा अपने विशेष के साथ बदलता है। विशेष यानी कि जिसका हम वहाँ पर विशेषण बता रहे, जैसे यहाँ पर लड़का था तो हमने क्या बोला कि लड़का जो है वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा लड़का। अब अच्छा लड़का है, लिंग बदलेंगे तो अच्छी हो जाएगा, ठीक है, अगर हम वचन बदलेंगे तो अच्छे हो जाएगा ना, बताइए। तो यानी कि विशेषण में भी विकार उत्पन्न हुआ, लिंग और वचन के कारण इनमें भी विकार उत्पन्न हुआ। फिर आ जाते हैं हम क्रिया। क्रिया में जैसे हम बोलते हैं, हमने बोला देता है, ठीक है, दिया, जब लिंग होता है तो देती हो जाता है, वचन होते हैं तो देते हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ हम लिख देते हैं देता, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया देता का देती हो गया, देते हो गया। अब इसी में एक चीज और आता है, वो होता है इसमें क्रिया में एक चीज आती है काल। क्या हो जाता है? काल के हिसाब से भी बदलाव होता है। वर्तमान काल में क्या हो जाता है? अगर वर्तमान काल चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है तो वो हो जाता है देता है, ठीक है। अगर भूतकाल चलेगा तो क्या हो जाएगा? भूतकाल में होगा देता था। फिर अगर भविष्य काल होगा तो क्या? देगा, देंगे, ठीक है, देंगे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी में क्या हो रहा है? लिंग, वचन, काल, इन सभी के हिसाब से विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी विकार उत्पन्न होना यानी कि इनमें परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। अब दूसरा आ जाते हैं अव्यय। क्या आ जाते हैं? ये अव्यय। अव्यय के अंदर भी कई चीजें होती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका क्रिया विशेषण, फिर आता है आपका समुच्चयबोधक अव्यय आते हैं, जिनमें समानाधिकरण, व्याधिकरण अव्यय होते हैं आपके। फिर उसके बाद निपात आता है। तो अब अव्यय बेसिकली क्या होते हैं? इनमें कोई भी स्थिति में किसी तरह का भी बदलाव नहीं होगा। अव्यय को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। वो शब्द जिनमें किसी भी अवस्था में बदलाव पैदा होगा ही नहीं। कोई भी अवस्था ले लीजिए, उसमें किसी भी अवस्था में कैसा भी बदलाव पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं। आप जैसे, अब इसको हम कैसे समझाएं? जैसे हमने बोला धीरे धीरे, ठीक है, एक क्रिया विशेषण हमने शब्द लिया है धीरे धीरे, ठीक है, वो क्या है आपका? धीरे धीरे। अगर लड़का दौड़ेगा तो क्या? धीरे धीरे। लड़की दौड़ेगी तो भी धीरे धीरे। अगर लड़के दौड़ेंगे तो भी धीरे धीरे। लड़कियां दौड़ेंगी तो भी धीरे धीरे। अगर हम अभी क्या हम बोलेंगे? दौड़ता है तो क्या होगा? अभी दौड़ता है तो धीरे धीरे दौड़ता है। दौड़ चुका है, धीरे धीरे दौड़ चुका है, भूतकाल में भी। दौड़ेगा, धीरे धीरे दौड़ेगा। तो मतलब लिंग, वचन, काल, कारक किसी के हिसाब से अविकारी शब्दों में कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है, बदलाव होता ही नहीं है। क्लियर हुआ आपको? तो ये होते हैं 5 तरह। सबसे पहले इसको हम 2 तरह के पदों में डिवाइड करते हैं, एक है विकारी और दूसरे हैं अविकारी। विकारी आपके हो जाते हैं 4 तरह के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
और उसके बाद आते हैं हमारे अविकारी शब्द। अब हम जो सबसे पहले समझने जा रहे हैं वो हैं विकारी शब्दों के, जिनमें बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे संज्ञा शब्द को। देखिए, अब यहां पर आपको समझना है कि कैसे है। देखिए, संज्ञा शब्द यहां पर सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले हम यहां पर आ रहे हैं संज्ञा, ठीक है। पहला हमारा विकारी शब्द क्या था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और फिर क्रिया था। तो सबसे पहले हम संज्ञा पर आए। संज्ञा में क्या होता है, संज्ञा के भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था कि मैम संज्ञा के 5 भेद होते हैं या संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बेसिकली संज्ञा के सिर्फ 3 भेद होते हैं। जो एक ये हमारी जो आपका है, एक सेकेंड, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। आपका यहां पर पहला जो भेद होता है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समझ गए ना। तो अगर हम देखें तो बेसिकली सिर्फ 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है ये जातिवाचक के उपभेद हैं। क्या है ये, उपभेद हैं। ये जातिवाचक के उपभेद है। समझ गए ना। तो अगर आपसे कभी भी भविष्य में, हम नहीं कह रहे हिंदी आपने आज पढ़ ली और खत्म हो गई, हिंदी हमेशा आगे भी चलेगी। तो ये जो रिसेंटली मेरे पास कमेंट आया था, अभी मुझे एकदम रिफ्लेक्ट कर गया और मैंने आपको बता दिया ये चीज़ कि संज्ञा के बेसिकली 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम आते हैं व्यक्तिवाचक। आप सभी को संज्ञा, जैसे मैंने बताया, आपने अभी तक जितनी भी संज्ञा, जितना भी व्याकरण पढ़ा है वो सभी इस्तेमाल होने वाला है। जहां पर भी किसी का नाम आ जाए वो आपका किस में आ जाता है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। किसी नदी का नाम, पहाड़ का नाम, पुस्तक का नाम, व्यक्ति का नाम, पशु का नाम, किसी का भी नाम आया वो सभी किस में आ जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जाति, जहाँ से हम, जैसे अब नाम आया, जैसे हिमालय हो गया, ताजमहल हो गया, इमारत का नाम हो गया, पुस्तक हो गया, रामचरितमानस हो गई, नदी हो गई, गंगा नदी हो गई। तो पर्टिकुलर क्या है, ये सभी आपको किसी एक चीज़ की तरफ, स्पेशली एक चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, किसी एक का नाम बता रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जहां पर हम किसी का नाम लें और उससे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे अभी हमने बोला गंगा नदी, तो गंगा एक नदी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम नदी को लें तो उस नदी के अंदर, उस नदी, अगर हम सिर्फ बोले कि नदी बहती है तो उस नदी शब्द के अंदर बहुत सारी नदियाँ आएंगी, जिसमें ब्रह्मपुत्र, राप्ती, तृप्ति, ये आपका गंगा, गोदावरी, यमुना, शिप्रा, बहुत सारी नदियाँ आएंगी, है ना। तो वो संपूर्ण जो है नदियों की जाति की तरफ इंडिकेट कर रही है। उसी तरह पुस्तक भी संपूर्ण पुस्तकों को और ग्रंथों की तरफ इंडिकेशन करती है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी पर्टिकुलर एक का नहीं, संपूर्ण जाति का ज्ञान हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम आ जाते हैं, जैसे द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक में अगर हमने पैसा लिया, पानी लिया, ठीक है, तेल लिया, घी लिया, तो ये सभी किस में आएंगे, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक, जहां पर पर्टिकुलर किसी के समूह का ज्ञान हो रहा है, जैसे अंगूर, तो यहाँ अंगूर हम लेंगे तो अंगूर एक फल का नाम है, लेकिन अंगूर कभी भी पर्टिकुलर एक सिंगल नहीं होता है, वो एक गुच्छे में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या हो जाता है आपका समूहवाचक के अंतर्गत, है ना। अब चाबी का गुच्छा, अगर गुच्छा जो शब्द अगर हम जो ले रहे हैं, गुच्छा जो शब्द ले रहे हैं, तो वो गुच्छा जो शब्द आएगा वो आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जहां पर हम पर्टिकुलर, जैसे चिड़ियों का झुंड, तो झुंड जो शब्द है उसमें बहुत सारी चिड़ियां आ रही हैं, तो जहां पर हम किसी एक समूह की तरफ इंडिकेशन करते हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जहां पर हमारी फीलिंग से रिलेटेड बात होती है। जैसे हम बोलते हैं ईमानदारी, ठीक है। अब ईमानदारी क्या है, ये सिर्फ एक फील है, ठीक है।
तो इस तरीके के जो भी होगा, मित्रता है, अच्छाई, बुराई, ये सभी भाव हैं, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इन्हीं के लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म है, यानी कि इन्हीं सभी के जो हैं हमें लिंग, वचन, कारक जानने होते हैं। अब कारक का टेबल आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे भोरे, ये होते हैं कारक। तो पूरा कारक का टेबल आपको जब बुक्स में मिलेगा उनको देखिए, पढ़िए और पूरा उसे, जैसे आप टेबल याद करते हो ना, 12 1 12, 12 2 24, उसी तरीके से आपको इसका भी पूरा टेबल लर्न करना है। ठीक है, जब पूरा टेबल अच्छे से याद हो जाएगा तो कहीं पे भी कोई भी कारक लगा होगा आप फटाफट पहचान लेंगे। ठीक है, तो लिंग आपको पता ही है, 2 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कारक हमने आपको बता दिए, आपको पूरा टेबल लर्न करना पड़ेगा। किसी भी क्रिया का कर्ता के साथ क्या संबंध है ये आप बताएंगे, और क्रिया का कर्म क्या है ये भी बताएंगे। चलिए, ये तो हमारी हो गई संज्ञा। अब आ जाते हैं हम सर्वनाम पर। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं वे सभी सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने बोला कि राम खेलता है, उसी तरह हम बोलेंगे वह खेलता है, तो राम की जगह हमने वह इस्तेमाल कर दिया, तो वह शब्द हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसके भेद पर आ जाते हैं। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? जैसे कि पुरुष, पुरुष में बोला मैं खेलता हूं, ठीक है, फिर एक शब्द आएगा तुम खेलते हो, तीसरा आएगा वह खेलते हैं। तो जब इस तरह के शब्द हों तो जैसे मैं शब्द जो है वो आता पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक के भी 3 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। पहला उपभेद है आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष, तीसरा है आपका अन्य पुरुष। अब जैसे उत्तम पुरुष में ऐसे शब्द होंगे जिसमें हम शामिल होंगे, जैसे मैं है, हम है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपका उत्तम पुरुष में। तो इसमें कौन से शब्द आते हैं? मैं और हम। ठीक है, 2 आते हैं। फिर आते हैं मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारे जैसे शब्द आते हैं, ठीक है, जिसमें हम जिसमें होते हैं। फिर अन्य पुरुष में आते हैं वह, उसका जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे पहचानोगे? सिंपल, जब कहीं पर भी बात हो रही है, अगर उस बात में हम शामिल हैं, जैसे मैंने बोला मैं आज घूमने जाऊंगा, तो इसमें मैं आज सिर्फ मैं घूमने जा रहा हूं या हम घूमने जाएंगे, तो इसमें हम इंक्लूडेड हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुष है, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे तुम घूमने जा रहे हो, या तुम सब घूमने जा रहे हो, या तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं यहाँ आपसे एकदम आमने सामने बात कर रही हूँ, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन। आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। इसी को हम सेकंड पर्सन को हम क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। उसमें तुम या तुम्हारा जैसे शब्द इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन जब हम दोनों बात कर रहे हो मगर किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन क्या कहलाता है? अन्य पुरुष, जिसमें वह शब्द शामिल होता है। अरे वह यहाँ आ गया, उसको तो पता ही नहीं था ये करना था। तो हम दोनों बात करते हुए किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद। ये कौन से हो गए? पुरुषवाचक के उपभेद हैं। अब इसमें होता है निश्चयवाचक, जहां पर पर्टिकुलर हमें पता हो कि ये ही चीज है, तो बोलेंगे यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर हम यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, क्या है? मेरा घर है। ठीक है, मेरा घर है। तो इस तरीके से हमने बोला, तो जहां हम निश्चित हों कि यह मेरा है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पर हमें अनिश्चित हो, कुछ
कोई, जैसे कोई बाहर खड़ा है कि कुछ ले आओ, तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी या नंबर्स का पता नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक, जहां पर हम एक का संबंध दूसरे से बताते हैं। जैसे मेरा घर विद्यालय के पास है। क्या है? मेरा घर विद्यालय के पास है। तो अब यहाँ पर मेरा जो घर है वो विद्यालय के पास होने के कारण एक का संबंध दूसरे से बताया जा रहा है, इसलिए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर हम आते हैं निजवाचक, जहां पर हम अपनी ही बारे में बात करते हैं। मैं अपना काम खुद कर लूंगी, तो खुद शब्द क्या हो गया? वो निजवाचक में आ गया। स्वयं मेरा ही कार्य है, मेरे द्वारा ही संपन्न होगा, तो स्वयं शब्द क्या होगा? वो स्वयं शब्द आपका आएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे संज्ञा में होता है उसी तरह इसमें होता है। लिंग, वचन, कारक, क्रिया, कर्ता सभी कुछ इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर आते हैं हम विशेषण के अंतर्गत। विशेषण के भेद। अब विशेषण के भी भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है हम आपको बताते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण में किसी भी संज्ञा, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो है बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब इन विशेषण में कभी कभी हम उन शब्दों का गुण बताते हैं, जैसे अच्छा लड़का है, सुंदर लड़की है, गोरा लड़का है, लंबा लड़का है, नाटा लड़का है, जो कोई भी है, तो ये उसके गुण को हम बता रहे हैं, तो ये क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं इसमें संख्यावाची शब्द, जैसे 2 पेड़ लगे हैं, ठीक है, 4 चाबियां हैं, तो यहाँ पर चाबी संज्ञा है और उसकी जो विशेषण बताई जा रही है वो 4 है, तो वो क्या हो गया? संख्या, क्योंकि वहां नंबर्स हमें पता है कि 2 चाबी हैं, 4 चाबी है, 10 पेड़ हैं, 4 भगोने हैं, 2 कुकर हैं, जो कोई भी है, कोई भी एक पर्टिकुलर संज्ञा या सर्वनाम शब्द के नंबर्स में अगर बताए जा रहे हैं तो वो संख्यावाची में आते हैं। फिर हम आते हैं सार्वनामिक, वो शब्द जो बेसिकली सर्वनाम होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल विशेषण के तौर पर किया जाए, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोले यह मेरा घर है, तो अब यहाँ पर जो यह शब्द है ये क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि मेरे घर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यह मेरा घर है, इसलिए ये होगा सार्वनामिक, क्योंकि यह तो हम बेसिकली सर्वनाम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हम घर के बारे में क्या बता रहे हैं? यह घर मेरा, तो ये इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं परिमाणवाचक, जैसे कि अब परिमाणवाचक में भी 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जो चीज़ें आती हैं, जहाँ परिमाणवाचक जैसे जहाँ पर कोई नाप तौल की इकाई दी हो, जैसे 2 मीटर, 4 किलो, 4 किलोमीटर, 6 मीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये जो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जहाँ कहीं भी ये सब कुछ चीज़ें लगी हों वो आते हैं आपके परिमाण में। लेकिन सिर्फ अगर हम बोलें कि जैसे अब सिंपल हम इसको ऐसे बोलते हैं 2 किलो सेब, ठीक है, अगर 2 किलो सेब है तो जो 2 किलो है वो निश्चित परिमाणवाचक में आ रहा है। कई चीजें इसमें होंगी। सबसे पहले देखिए यहां पर आया 2 किलो सेब, ठीक है, फिर आता है आपका 2 सेब, फिर आता है आपका कुछ सेब, ठीक है। ये 3 चीजें आती हैं और ये तीनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर अलग अलग है। जैसे 2 किलो सेब है तो ये आपका आ रहा है निश्चित, निश्चित या निश्चय परिमाणवाचक, ठीक है, निश्चय परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। 2 सेब क्या आ रहा है? ये संख्यावाची आ रहा है। ये क्या आ रहा है? संख्यावाची में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेब की क्वांटिटी सिर्फ बता रही है, इसलिए ये संख्यावाची में आ गया। फिर आते हैं कुछ सेब, तो यहां पर सेब के बारे में क्या बताया जा रहा है? कुछ है, तो यहां पर सेब की विशेषता कुछ है, इसलिए यहां पर अनिश्चय, अनिश्चय परिमाणवाचक आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? अनिश्चय परिमाणवाचक। क्लियर हुआ?
आपको बस देखना है कि 2 किलो के अगर जहां कहीं भी किलो लगा होगा, जहां कहीं भी किलो होगा या यहां पर कुछ किलो होगा, तो ये जहां पर परिमाण की इकाई दी हुई, कुछ भी कहीं पर भी परिमाण की इकाई दी हुई है, किलो है, किलोमीटर है, अगर निश्चित है तो निश्चय में आएगा, अनिश्चित है तो वो अनिश्चय परिमाणवाचक में चला जाएगा। अब फिर आते हैं अवस्था। इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। जैसे यहाँ पर है उत्तम, उत्तमा और उच्चतर, ठीक है। तो ये इस अवस्थाएं होती हैं। अभी जब इनको क्लियर करेंगे आपको तो समझ में आता जाएगा। अभी हम इसको और डिटेल में आगे बताने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है क्रिया। क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के बेसिकली 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक है सकर्मक और दूसरी है अकर्मक। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया मैं आपको लास्ट टॉपिक में क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको वाच्य बताए थे, लेकिन तब भी एक बार क्लियर कर देते हैं। क्रिया के जो हैं वो आपके 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं। पहली है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सिंपल है, किसी भी सेंटेंस में क्रिया को देखकर सकर्मक और अकर्मक हमें बतानी होती है। अब ये कैसे आप बताओगे? सिंपल, तो इसको पता करने के लिए हम आपके सामने 2 सेंटेंस रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले वाला क्लियर किया क्योंकि अब आपको हम डिफरेंस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस, विजय खाना खाता है, विजय खाता है। एक ही चीज़ आपको बताई जा रही है, सिंपल है, विजय एक कर्म कर रहा है जिसमें खाना खाता है। अब इसमें सिंपल एक चीज़ है, आपको एक काम करना है। सकर्मक या अकर्मक क्रिया में फ़र्क आप ये होता है, सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस सेंटेंस में क्रिया के साथ कर्म मौजूद हो, और अकर्मक यानी कि क्रिया के साथ कर्म मौजूद ना हो। अब ये आप कैसे पता करोगे? सिंपल है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो खाता है ये क्रिया है। सबसे पहले किसी भी वाक्य में आपको क्रिया ढूंढनी। अब आप बताओ, दोनों में खाता है, यहाँ पे भी खाता है। अब आप कैसे पता करोगे कि इसमें किसमें कर्म है, किसमें कर्म नहीं है, कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है, जबकि क्रिया दोनों ही रूप में सेम है, खाता है, खाता है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको क्रिया के साथ क्या शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्या, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों के साथ आपको क्वेश्चन करना है क्या, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बोला विजय खाना खाता है, हमने सिंपल, हमने विजय क्या खाता है, या चलो विजय भी छोड़ दो, खाता है के साथ खाली आप जोड़ दो, क्या खाता है। आपको उत्तर मिला, किसमें, कौन से वाक्य में उत्तर मिल रहा है? इसमें मिल रहा है या इसमें मिल रहा है? इस वाले में अगर हमें देखें तो हमें इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, हमें इसमें उत्तर मिल रहा है, देखिए इसमें उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें हमको उत्तर मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? खाना, ठीक है। तो जिसमें हमें उत्तर मिलता है वो कहलाती है आपकी सकर्मक क्रिया। सिंपल, जिसमें आपको उत्तर मिलता है सकर्मक क्रिया, और जिसमें उत्तर नहीं मिल रहा है वो है आपकी अकर्मक क्रिया। सिंपल। तो ये जो उत्तर मिलने ना मिलने का जो खेल है वो सिंपल ये है, हमने कर्म को फाइंड करने के लिए प्रश्न किया है कि किसी में कर्म है या नहीं है। अगर कर्म नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो बहुत से अभी आगे वाक्य मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जिसमें आप ये सारी चीज़ें अभी आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आपको क्रिया के जो 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब ये हो गया, उन्हीं के लिंग होते हैं, यानी कि खाना इसका खाता है का हो जाएगा खाती है, वचन हो जाएंगे खाते हैं, पुरुष
भी हम इसमें ढूंढते हैं वो अगर सर्वनाम शब्द है तो हमें पुरुष मिल जाता है, धातु मिल जाती है, इसमें खा धातु है, और काल मिल जाता है, जैसे अभी वर्तमान काल है। वाच्य इसमें हम दोनों में ही देख रहे हैं, कर्तवाच्य, वाच्य आप पढ़ चुके हो, निकालना मुश्किल नहीं होगा, वाच्य है। क्रिया का कर्ता कौन है, यहाँ पर क्रिया का कर्ता विजय है। सारे क्रिया का कर्म कौन है, क्रिया का कर्म है, यहाँ जहाँ का सकर्मक है तो क्रिया का कर्म खाना है। सिंपल, ये हमारा निकल आएगा। फिर आ जाते हैं, अब ये क्लियर हो गया, इसको हटा देती हूँ। अब आ जाते हैं अव्यय में। अव्यय के जो भेद होते हैं, इसमें अव्यय में आपके सामने रखा गया है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भेद हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा उपभेद भी उनके पढ़ेंगे, और विशेष क्रिया का निर्देशन, यानी कि जो भी विशेष रहेगा, क्रिया का विशेष, क्रिया विशेषण का जो भी विशेष रहता है वो क्रिया होती है, उसको समझेंगे। तो अब हम इनको डिटेल में जब आगे समझेंगे तो सारी चीजें बताती हूँ। चलिए, सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं संज्ञा शब्द का परिचय। संज्ञा शब्द का परिचय क्या है, यहाँ पर किसी भी संज्ञा पद के लिए पद परिचय हेतु 5 बातें बतलानी होती हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस आया है और उस सेंटेंस में आपको किसी एक संज्ञा शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो उसमें हमें उस संज्ञा शब्द के अंदर 5 बातें बतानी होती हैं। पहली बात, संज्ञा का कौन सा प्रकार है। प्रकार का मतलब होता है भेद, ठीक है। ठीक, हम यहाँ जैसे हमारे पास एक अभी था ना, रमेश ने, रमेश था कि राजेश था, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। सॉरी, राजेश, हाँ, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, ठीक है, ये था। अब इसमें जो संज्ञा जो पद है उसमें निशान लगा हुआ है राजेश। अब राजेश का प्रकार यानी कि आपको भेद बताना है। तो ये भेद कौन सा था, हमने यहाँ पर इसका भेद बताया था, क्या, व्यक्तिवाचक। किसी भी उसका हमें बताना पड़ेगा, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर दूसरा हमें क्या बताना है, लिंग बताना है। भेद बता दिया, लिंग बता दिया। राजेश क्या है, पुल्लिंग है। फिर तीसरा क्या हमें बताना होता है, वचन। तो ये वचन कौन सा है, एक वचन। फिर उसके बाद हमें कारक बताना पड़ता है। तो कारक क्या है, रमेश ने है, तो ये है कर्ता कारक, ठीक। फिर आते हैं, उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताना पड़ता है। तो अब ये जो शब्द है इसका कौन सी क्रिया के साथ संबंध है, इसका दी क्रिया के साथ संबंध। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो है संज्ञा राजेश का दी क्रिया के साथ संबंध है, दी साथ संबंध है, ठीक है। तो किसी भी, कोई भी अगर आपका संज्ञा शब्द आता है तो उसमें हम ये 5 चीजों की व्याख्या करते हैं। सिंपल, ध्यान रखिए, संज्ञा के भेद, उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध, ये हमें बताना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे यहां पर देखिए इन्होंने उदाहरण भी दे दिया। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहां पर दिया है, संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जाता है। किसके साथ जाना जाता है, कारक के अनुसार जाना जाता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया, राम पुस्तक पढ़ता है। अंडरलाइन वर्ड है राम और पुस्तक, ये दोनों ही शब्द क्या हैं, आपके संज्ञा शब्द हैं। उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार, नियमानुसार होगा। तो 5 बातों के अनुसार हमें इसका पद परिचय देना। 5 बात क्या थी, भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। तो पद परिचय के लिए हमें ये 5 बातें रखनी। जैसे राम है, तो राम क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सबसे पहला जो हमें क्या बताना था, भेद बताना था। तो हमने सबसे पहला क्या यहाँ पर बताया, ये रहा हमारा भेद। पहली बात जो हमारा भेद में थी, हमने भेद बताई। दूसरा उसने हमसे क्या पूछा था, लिंग।
हमने दूसरी बात लिंग में बता दी। तीसरा उन्होंने हमसे क्या बोला था, वचन, हमने वचन बता दिया। चौथा उन्होंने हमसे पूछा था कारक, हमने कारक बता दिया। पांचवा उन्होंने हमसे पूछा था क्रिया के साथ संबंध, कैसे बताया था, क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, ये 5 चीजें उन्होंने पूछी थी, मैंने बता दिया। राम व्यक्तिवाचक है, पुरलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता है, क्रिया का करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका बताया। अब उसी तरीके से पुस्तक का देखिए, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, कर्म कारक। अब यहाँ जो पुस्तक है वो क्यों है, यहाँ पर देखिए कोई भी जो वो नहीं है, कोई भी कारक नहीं है, ना यहाँ पर राम के साथ कोई कारक था और ना पुस्तक के साथ कारक है। तो इस कंडीशन में आप कारक का पता कैसे करोगे, सिंपल है, आपको देखना है कि उसके साथ, अब आपको कैसे देखना है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जैसे यहाँ राम ने पुस्तक पढ़ा, सिंपल है ना, क्या है, राम ने पुस्तक पढ़ा तो ने लग गया, पुस्तक को पढ़ा तो आपका कर्म कारक हो गया। तो ये आपको करना पड़ेगा जिससे आपकी इसमें आदत पड़ जाएगी। तो ये आपका पूरा हमने निकाल लिया संज्ञा के उदाहरण का। चलिए अब हम कर रहे हैं सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो सभी सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम की बेसिक डेफिनेशन से आप लोग पता है, अभी मैंने आपको बताया, इसमें समझाया, इनके भेद बताए, उपभेद बताए, सारी चीज़ें बताई। अब जब हम सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए आते हैं तो उसमें हमें इन 5 चीज़ों को बताना पड़ता है। कोई भी सर्वनाम शब्द होगा उसमें हमें ये 5 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले 5 चीज़ों में जो हम उनको बताएंगे वो हमारा क्या है, पहला है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के मैंने आपको प्रकार भेद बताए थे ना, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सारे भेद बताए थे। अब इसमें अगर आपका पहला पुरुषवाचक सर्वनाम आता है तो उसमें आपको पुरुषवाचक के उपभेद बताने पड़ेंगे। ठीक है, 3 थे आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये आपके भेद प्रकार हो गए और ये आपका पुरुष हो गया। फिर आपको बताना पड़ता है लिंग। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द है उसका लिंग क्या है। फिर उसके बाद आता है उसका वचन, क्या आता है, वचन, उस सर्वनाम शब्द का वचन क्या हुआ। फिर उसके बाद आता है कारक, उसके साथ कारक कौन सा जुड़ा हुआ है। फिर आता है क्रिया के साथ संबंध। तो ये 5 चीजें बतानी पड़ती हैं। अब इन 5 चीजों को हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड है मैं। मैं क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बताना है सर्वनाम का प्रकार, यानी कि सर्वनाम का भेद कौन सा है। तो मैं शब्द का अगर हम भेद निकालें सर्वनाम का तो कौन सा आएगा, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उपभेद होते हैं, मैंने आपको बताया था, उसमें 3 उपभेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब मैं का कौन सा पुरुष आता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर उत्तम पुरुष आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तम पुरुष। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, लिंग बताना है। अब मैं का लिंग क्या है, अब मैं शब्द स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। कैसे पता करेंगे, सीधे आप इसी वाक्य की क्रिया में चले जाइए। यहाँ वाक्य की क्रिया क्या हो रही है, जाऊंगा। कौन सी क्रिया हो रही है, जाऊंगा। तो जाऊंगा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, तो इसका वचन, इसका लिंग क्या है, वो पुल्लिंग है, हमने पुल्लिंग लिख दिया। फिर नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है आपसे, वचन पूछ रहा है, थर्ड चीज।
अब मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वचन में ही आता है, मैं में तो सिर्फ मैं शामिल हो रही हूँ, तो ये क्या हो गया, एक वचन। अगर इसमें भी अगर आपको डाउट हो ना कि कौन सा वचन होगा, तो सिंपल उसी से जो क्रिया संबंधित है उस पर चले जाइए, क्रिया देखकर आप तुरंत ही पहचान जाए। किसी भी शब्द का आपको वचन या लिंग पता करना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें डाउट्स होते हैं, पहले भी कमेंट्स मैंने एक आध पढ़े हुए हैं, तो उसमें ये चीज़ को लेकर आपको बहुत डाउट होता है कि मैम इसका वचन क्या होगा या लिंग कैसे होगा, हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, किसी भी का आपको किसी भी शब्द का कोई भी चीज़ हो, हम सिर्फ सर्वनाम की बात नहीं करें, हम संज्ञा विशेषण किसी की भी बोल रहे हैं, किसी का भी हो, आपको सिंपल उससे संबंधित एक सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में जब आप उसकी क्रिया देखोगे तो आपको उसका लिंग और वचन दोनों ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वचन बता दिया, वचन के बाद हमें बताना है कारक। अब लेकिन मैं के साथ तो कोई कारक जुड़ा ही नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखोगे कि मैं की पोजीशन क्या है, मैं एक कर्ता के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्ता कारक। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें कारक नहीं लिखा होता, उसमें हमें कारक को ढूंढना पड़ता है। क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। अब मैं जो है कौन सी क्रिया के साथ संबंधित है, जाऊंगा, तो यहां पर आप लिखेंगे जाऊंगा क्रिया के साथ संबंध है, जाऊंगा ठीक है, ये इसका पद परिचय हो गया। अब हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट होता है कि मैम व्याकरण में जब सब कुछ एमसीक्यू में पूछा जा रहा है तो हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ें। ठीक है, आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, सपोज पहले बात तो व्याकरण का सेक्शन पूरा 16 मार्क्स का आता है, तो 16 मार्क्स आपके लिए मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो 16 मार्क्स आपको लेने हैं तो उसके लिए व्याकरण आपको पूरा सही करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जब हमें एमसीक्यू में पूछा जा रहा है तो उतना डिटेल में हम क्यों पढ़ें। अब हम आपको बताते हैं कि आपके सामने एक पैराग्राफ रखा गया, ठीक है, एक पैराग्राफ रखा गया और उसके नीचे आपको 10 एमसीक्यू दे दिए गए और आपसे बोला गया उस एमसीक्यू के उत्तर दीजिए। क्या आप उस पैरा को बगैर पढ़े उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स एकदम सही दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके आंसर्स पता करने के लिए आपको वो पैरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से व्याकरण के सही उत्तर देने के लिए व्याकरण को जानना पड़ेगा आपको कि भाई ये व्याकरण है क्या। अब मान लीजिए आपके पास सेम यही सेंटेंस दिया गया, ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ये सेंटेंस दिया गया, अंडरलाइन वर्ड आ गया मैं, इसका पद परिचय, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपके पास पुरुषवाचक सर्वनाम है, चारों में उत्तम पुरुष दिया है, चारों में पुल्लिंग दिया हुआ है, चारों में एक वचन दिया है। अब उसके बाद कारक चेंज कर दिए, एक में कर्ता कारक है, एक में कर्म कारक है, एक संबंध कारक है, एक में अधिकरण कारक है। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं के साथ कारक कौन सा है तो क्या आप उसमें से चारों में से सही का उत्तर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। इसीलिए आपको व्याकरण को पहले डीपली समझना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर सही तरीके से एमसीक्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सर्वनाम का पद परिचय। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ उदाहरण दे दिया सर्वनाम का, ठीक है, मैंने अभी आपको वहां पर बता दिया 5 चीजें हम किस तरीके से देते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। ठीक है, अब अंडरलाइन वर्ड है यह, जिसे, कोई। ठीक है, तीनों ही हमारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द है, क्योंकि हम सर्वनाम का कर रहे हैं इसलिए हमने तुरंत बता दिया सर्वनाम है। अब यहाँ पर आ रहा है यह, अब यहाँ पर पक्की तरीके से बोले यह वही कार है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो पहली बात यह शब्द जो है अब हम किसके जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कार की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसकी जगह से इस्तेमाल कर रहे हैं? कार की जगह पे। तो यह मतलब मेरे सामने एक लाल गाड़ी खड़ी है और उसी को हम देखकर बोल रहे हैं कि यह, तो वो ये शब्द सर्वनाम है या विशेषण है? पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है कि यह जो शब्द है ये सर्वनाम के तौर पे भी इस्तेमाल होगा और यह जो है आपका विशेषण के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि आप कैसे इसको पता करोगे कि ये विशेषण है या ये सर्वनाम है। सिंपल, यहाँ पर देखो यह के साथ के वो हटाकर क्या हम उसकी जगह पर कोई संज्ञा शब्द रख सकते हैं? बताओ,
तो बिल्कुल हम रख सकते हैं, यह की जगह हम कार रखते हैं। कार वही है जिससे किसी को जिसको उसको टक्कर लगी थी, जिसको कोई टक्कर मारा था, सिंपल ठीक है। जिसे कोई चुरा कर ले गया था, हम सिंपल बोल सकते हैं। तो यह की जगह हम कोई एक कार रख सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये एक सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो और पक्का है कि यही है, तो हमने इसको क्या लिखा है, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें पक्की तौर पर पता है कि यही वो कार है। तो हमने उसका सबसे पहले भेद लिख दिया। अब उसके बाद आता है इसका पुरुष है, यह है, तो ये हमेशा अन्य पुरुष में ही आएगा, ठीक है ना। अब मैं और आप बात कर रहे हैं, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका अन्य पुरुष में आ गया। फिर आते हैं, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि यह शब्द कार से संबंधित है। कार जो है चलती है, ना कि चलता है। हमने क्या बोला था, किसी की भी लिंग पता करना है, वचन पता करना है, उससे एक आप सेंटेंस बना लो। कार चलती है या कार चलता है, हम क्या बोलेंगे, कार चलती है। तो चलते समय क्या पता चला कि ये एक स्त्रीलिंग है, एक ही कार है, एक वचन है और संबंध कारक है। कैसे संबंध कारक है, आप मुझे बताइए। यहाँ पर तो कोई कारक नहीं है। संबंध कारक का क्या पहचान होती है, का, की, के, रा, री, रे। अब इसमें से कुछ भी नहीं है, तो कैसे करोगे। तो जाहिर सी बात है, यह शब्द जो है किससे, कार से संबंधित है। यहाँ पर उसकी आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना, यह उसकी। तो की किससे संबंधित रहेगा, आपका संबंध कारक से। तो हमने यहाँ संबंध करा, और कार संज्ञा शब्द से संबंध है। इसका संबंध किससे है, कार संज्ञा शब्द के साथ संबंध है, ठीक है। फिर आते हैं जिसे यहाँ लगा हुआ है, जिसे कोई चुरा कर ले गया था। जिसे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये एक और दूसरा, यानी कि यह और कोई के बीच का संबंध बता रहा है। तो संबंध कारक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। क्यों, यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, जिसे लिखा हुआ है। तो जिसे के साथ हम कैसे बोलेंगे कि ये कर्म कारक आ रहा है, मुझे बताओ। तो यहाँ पर जिसको कोई चुरा कर ले गया था, हमने बताया हर जगह कारक नहीं लगे होंगे, तो कारक को आपको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पर जिसको कोई चुरा कर ले गया था, अब आ रहा है ना को, तो कर्म कारक हो गया, कर्ता ने कर्म को। फिर चुरा ले गया क्रिया का कर्म है, इसका कर्म क्या है, चुरा ले जाना, उसको चुरा कर लेकर गया था। फिर आते हैं कोई में हमें अनिश्चितवाचक, क्योंकि हमें नहीं पता कौन चुरा कर ले गया था, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, कोई चुरा कर ले गया था, तो ये अन्य पुरुष में आ रहा है, थर्ड पर्सन में आ रहा है। फिर है पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। क्यों, कोई जिसने चुराया उसने कर्म किया है चुराने का, तो इसलिए वो कौन है, कर्ता कारक है। फिर चुरा ले गया क्रिया का कर्ता है। क्लियर हुआ। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान चीज़ें नहीं हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा हो गया, इससे नहीं चलेगा, आपको इसमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, अब है विशेषण शब्द का पद परिचय करना है। तो विशेषण के मैंने आपको भेद बताए थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सब ये बताए थे ना भेद, तो वही आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है। देखिए क्या है, किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना पड़ता है। अब कौन सी वो बातें हैं आपको वो बतानी। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे विशेषण के प्रकार, यानी कि विशेषण के जो भेद होते हैं। फिर उनकी अवस्था आप बताओगे, कौन सी अवस्था है उनकी। फिर तीसरा है आप लिंग बताओगे, वचन बताओगे, और विशेष या विशेष के साथ उसका संबंध बताओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, हम इसके लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं, हरा पेड़ अच्छा लगता है, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड हमारे पास में आ रहा है हरा, क्या आ रहा है, हरा। अब हमें इसका करना है पद परिचय। तो सबसे पहले विशेषण का प्रकार बताना है। तो विशेषण, ये विशेषण है, सबसे पहले तो आपको ये खोज करनी पड़ेगी कि ये विशेषण है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि हरा जो है वो
किससे संबंधित है? पेड़ से। पेड़ क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा इसका विशेष है और ये इसका विशेषण है। तो ये क्या है? सबसे पहले विशेषण है। अब विशेषण का कौन सा भेद है? तो विशेषण का कौन सा भेद हुआ? ये आपका भेद आ रहा है गुणवाचक, क्योंकि ये पेड़ की गुणवत्ता को बता रहा है कि हरा पेड़ है। तो ये होगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब हम आते हैं, क्या है ये? अवस्था बतानी है। और क्या है? उच्च, उत्तम और उच्चतम, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये कौन सी अवस्था में है? ये अवस्था आप कैसे निकालते हो? आपकी ये उत्तम अवस्था में है। कौन सी अवस्था है ये? उत्तम अवस्था है। इसमें मूलावस्था भी होती, कई अवस्थाएं होती हैं। तो जब आप विशेषण डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बताएगा कि मूलावस्था है, उत्तम अवस्था है, या उच्चतम अवस्था है। तो ये अभी उत्तम अवस्था में, क्योंकि हरा पेड़ जो है वो उत्तम अवस्था में माना जाता है। अगर हम हरा भरा बोलते तो वो उच्चतम अवस्था में आता। ठीक है? सिर्फ पेड़ अगर क्या हम बोलते हैं कि अच्छा पेड़ है, तो वो गुणवाचक विशेषण जो है हमारा वो सिर्फ मूलावस्था में आता, क्योंकि पेड़ जो क्या कहते हैं, अच्छा पेड़ जो है वो मूल अवस्था है। उससे अच्छी अवस्था जाएगा तो हरा पेड़ है, हरा बड़ा पेड़ जो है वो उत्तम अवस्था में। मतलब हर चीज़ जो है वो पहले ठीक होती है, फिर अच्छी होती है, फिर बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको बताना है, वो कैटेगराइज चीज़ें। हाँ, फिर आपको अवस्था बता दी, लिंग बता दिया। अब हरा का हम लिंग कैसे निकालेंगे? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कौन सा लिंग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता होता लिंग का, विशेषण में मोस्टली आपको लिंग नहीं पता चलेगा, तो उसको आपको देखना पड़ेगा जिसके साथ वो संबंधित है। हरा पेड़ किसकी विशेषता हरा जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की विशेषता बता रहा है। अब पेड़ कैसा है? पेड़ का लिंग पता करो, विशेषण का लिंग पता हो जाएगा। अब पेड़ हमें बताना है कौन से लिंग में है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। तो हरा पेड़ अच्छा लगता है, तो यहाँ लगता जो है वो पेड़ का लिंग वो नहीं बता रहा है, ध्यान रखना। पेड़ की क्रिया नहीं बता रहा है, वो अच्छा लगता है, सिर्फ वो अपने आप में है, भाववाच्य है। तो इसलिए ये हमको अब नहीं बता रहा है कि पेड़ का लिंग क्या है। तो उस कंडीशन में आप पेड़ से संबंधित क्या बनाओगे? पेड़ से संबंधित एक वाक्य बताओ। पेड़ अच्छा लगता है, या पेड़ अच्छे लगते हैं, या पेड़ अच्छा लगती है। तो क्या आया? पेड़ अच्छा लगता है। तो ये सीधे सीधे आपका पुल्लिंग में आया। कौन सी लिंग है ये? पुल्लिंग है। हो गया पुल्लिंग। अब वचन निकालो। यहां पर एक ही पेड़ की बात हो रही है, नहीं तो यहां क्रिया आपकी बहुवचन में होती। क्रिया तो बहुवचन में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक वचन। ठीक है? अब उसके है विशेष व उसके साथ संबंध। अब इसका विशेष क्या है? पेड़ विशेष के साथ उसका संबंध है। इसका विशेष कौन है? पेड़। ठीक है? पेड़ विशेष के साथ संबंध है। तो कोई भी जब हम इसका करेंगे, कोई भी हम जब विशेषण का करेंगे, तो ये पांचों चीज़ों के हिसाब से हम इसका क्या करते हैं? पद परिचय देते हैं। अब ध्यान रखिए कि जब आपके पास एमसीक्यू में आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण दोहराएगा, अवस्था बदल सकता है, उत्तम अवस्था, मूलावस्था, उत्तम अवस्था या उच्चतम अवस्था दे सकता है आप यहाँ पर। ठीक है? तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, अवस्था कौन सी, उस हिसाब से सही टिक करोगे। या लिंग वचन के साथ वो कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आपको खोजना पड़ेगा। अब यहां उदाहरण दिया है, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। यहां पर विशेषण शब्द हैं वीर और सब, क्योंकि यहां पर वीर जो है वीर राम के साथ कनेक्टेड है और सब राक्षसों के साथ कनेक्टेड है। तो वीर किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। और राक्षस सब जो है वो राक्षसों की विशेषता बता रहा है, मतलब बहुत सारे राक्षस थे। ठीक है? अब यहां पर हम सबसे पहले वीर का करेंगे। तो वीर राम के गुण को बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, मूला अवस्था में है। ठीक है? तो क्यों मूलावस्था में? सबसे पहले तो हम वीर बोलेंगे, फिर वीरता आएगी, है ना? तो यहां पर ये किस में है? मूलावस्था में है।
पुल्लिंग है, क्यों? क्योंकि राम पुल्लिंग है तो वीर भी पुल्लिंग रहेगा। एक वचन है क्योंकि राम एक है। राम विशेष के गुण का बोध करा रहा है, सिंपल। फिर आ जाते हैं सब। अब यहां पर सब में निश्चित तो है ही नहीं, संख्यावाचक में भी दो तरीके से है, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहां पर आप देख रहे हो कि संख्या तो दी ही नहीं है, सारे राक्षस हैं, तो ये हो गया सिर्फ हम संख्यावाचक विशेषण दे देंगे। ये भी मूला अवस्था में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिक रूप से हम सब बोलते हैं, फिर हमने वो सब को बोलते हैं, फिर तीसरा अवस्था जो रहती है उसमें हम सभी बोलते हैं। फिर आता है पुल्लिंग है क्योंकि राक्षस पुल्लिंग होते हैं। बहुवचन है, राक्षसों देखो बहुत सारे राक्षस हैं, तो इसलिए वहां पर क्या होगा? बहुवचन होगा। राक्षसों विशेष की संख्या का बोध कराते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर कर देंगे विशेषण का पद परिचय। चलिए अब हम आ जाते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय करने के लिए। किस पे हम आ गए? क्रिया शब्द का पद परिचय करेंगे। अब क्रिया का जब हम परिचय करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए, क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य और काल बताते हैं, ठीक है, तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्रिया का प्रकार बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, वाच्य बताना है, काल बताना है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें हमें यहां बतानी है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए क्या, राम ने रावण को मारा, अंडरलाइन वर्ड है मारा। अब मारा जो है वो क्या है? क्रिया है। अब आपको यहां बताना है कि पहले तो हमने बता दिया क्रिया है, सिंपल निकाला कि मारा क्या है? क्रिया है। अब से ये आपको बताना है कौन सी क्रिया है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था, अगर आपको पता करना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, आपको सीधे उसके साथ एक प्रश्न करना है। तो आप यहां पर इसके साथ प्रश्न क्या करोगे? सिंपल क्या करके प्रश्न करोगे, ठीक है। क्या क्या मारा? क्या मारा? रावण को मारा। मिला आंसर? क्या मारा? रावण को मारा। तो आंसर मिल रहा है, यानी कि ये है सकर्मक क्रिया। फिर यहां ये पुल्लिंग है क्योंकि मारा, मारी या मारे, तो क्या आया? मारा। मारा पुल्लिंग है। एक वचन है क्योंकि सिर्फ एक को ही मारा है। कर्तवाच्य है। वाच्य तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, सीधे बात हम ये देख रहे हैं, मारा कि कौन मारा है? राम के साथ संबंध है, तो ये कर्ता के साथ संबंध है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। भूतकाल है क्योंकि अभी तो मारा नहीं है, बहुत टाइम पहले मार चुका है, तो ये हो गया आपका भूतकाल। और मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है, हमने सीधे संबंध बता दिया। मारा का कर्ता राम है और कर्म जो है वो रावण है। क्लियर? अब दूसरा वाक्य देखिए क्या है, मैं सवेरे उठा। क्या हुआ? मैं सवेरे उठा। क्रिया यहां पर है, हमको पता है, और अब हमें इसे क्रिया का भेद निकालना है कि सकर्मक है या कर्मक है। सिंपल, उठाओ, इसमें उठा को जो हमें क्या करना है, क्या करके प्रश्न कर देना है। क्या करके प्रश्न करिए? क्या उठा? क्या उठा ये बता रहा है? कुछ नहीं। कौन उठा ये बता रहा है, कौन उठा? मैं उठा। लेकिन क्या उठा ये नहीं बता रहा है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया है। फिर चूंकि मैं उठा हूं तो मैं तो पुल्लिंग हूं, एक वचन है, एक ही उठ रहा है। कर्तवाच्य है क्योंकि मैं के साथ ये कनेक्टेड है, कर्ता के साथ, मैं कर्ता के साथ कनेक्टेड है। भूतकाल है क्योंकि मैं उठा हूं, उठ चुका हूं, ये तो नहीं बोला मैं उठ रहा हूं या उठूंगा, ये नहीं बोला, मैं उठा यानी कि वो भूतकाल है। और उठा क्रिया का कर्ता मैं हूं, और यहां पर कर्म जो है अन्वित है, यानी कि कर्म यहां पर दिया ही नहीं है, तभी तो हमने यहां पर इसको अकर्मक बताया है। जब कर्म दिया रहता है तभी सकर्मक होता है, और यहां कर्म मौजूद नहीं है। अगर कर्म मौजूद है तो आप लिख सकते हो कि इसका कर्म ये, अगर मौजूद नहीं है तो छोड़ दो, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं नंबर 5, अव्यय का पद परिचय। अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इसके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से नहीं होता है।
इसलिए इनको अविकारी बोलते हैं। तो इसमें हम बताएंगे क्या, इसमें हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि अव्यय का पद परिचय हम खाली अव्यय शब्द के प्रकार यानी कि भेद बताएंगे, फिर उनकी विशेषता या उनका संबंध भी बताया जाता है। अब जैसे यहाँ पर पहला है, अव्यय का जो पहला भेद होता है वो है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण देखिए क्या होता है। क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक। अब क्रिया विशेषण के यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्रिया विशेषण क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। जिस तरीके से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, उसी तरीके से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो घोड़े की विशेषता तो नहीं बता रहा, वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है। तो दौड़ना क्या है, वो क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता है कि वो तेज दौड़ रहा है, तो तेज हमारा क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। क्रिया विशेषण मैंने क्लियर किया। अब इसके क्या है, 4 भेद। तो 4 भेद में जो पहला होता है रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको रीतिवाचक छोड़ देती हूँ, पहले क्लियर करती हूँ स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होता है, हम किसी के स्थान के बारे में बताते हैं। भीतर बैठी है, ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, अंदर बैठी है, बाहर बैठी है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या है, वो स्थान को बता रही है। अंदर बाहर कहाँ, जब मतलब क्रिया में अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है वो स्थान को इंडिकेट कर रहा है, तो वो आपका होगा स्थानवाचक। अगर वो समय को बता रहा है, आज आ जाना, कल आना, सुबह उठना, दोपहर में जाना, तो यहाँ पर ये समय को बता रहा है, समय को बता रहा है ना। शाम को तुम आ जाना, शाम को आ जाना, तो शाम किससे कनेक्टेड है, आने से कनेक्टेड है। आना क्रिया है। अब शाम जो है वो क्या बता रहा है, वो समय का इंडिकेशन कर रहा है, इसलिए वो हो गया कालवाचक। फिर आते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जैसे मैंने बताया, जहां पर क्वांटिटी बताई जाती है वो आपका होता है परिमाणवाचक। अब उसके अलावा जितने भी आएंगे वो सभी रीतिवाचक में आएंगे, जैसे तेज है, धीरे है, धीरे धीरे है, फुदक कर चलना है, कुछ भी होगा तो ये सभी रीतिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ उदाहरण दिया है, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भीतर और धीरे धीरे जो है ये क्या है, आपके क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण है, अब भीतर शब्द क्या बता रहा है, भीतर बैठने से, बैठी थी, तो बैठी थी क्या है, वो एक क्रिया शब्द है, ये क्या है, क्रिया है। अब इसकी विशेषता क्या बता रही है कि वो भीतर बैठी है, इसलिए भीतर क्रिया विशेषण है। उसी तरीके से बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे हमारा क्या है, ये क्रिया शब्द है, क्या है, क्रिया शब्द है। इसकी विशेषता क्या है, ये धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए आप जैसे यहाँ तो क्रिया विशेषण दिया हुआ है, हमेशा जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें दिया थोड़ी ना रहेगा कि ये कौन सा शब्द है, वो तो आपको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया भीतर है, तो भीतर क्रिया विशेषण है, हमने क्रिया विशेषण लिख दिया। अब आप कैसे पता चलो करोगे कि ये कौन सा भेद है, 4 भेद है, चारों में से एक भेद होगा। अब भीतर बैठी थी, अब बैठी जो है वो कहाँ बैठी है, भीतर बैठी, यानी कि वो स्थान को बता रही है, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता है, बैठी क्रिया स्थान की, इसमें ज्यादा कुछ आपको लिंग वचन नहीं बताना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आ जाइए, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। मैंने क्या बताया था, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक के अलावा जो कुछ भी आएगा वो सभी रीतिवाचक में आएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हो धीरे धीरे इन तीनों में नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पढ़ रहे थे क्रिया की रीति को विशेषता बतलाता है। रीति मतलब करने का तरीका, वे ऑफ द वर्किंग जिसको हम बोलते हैं, कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। कि मान लीजिए हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, तो क्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है वो रीति कहलाती है। उसका तरीका क्या है संपन्न करने का, उसको हम बोलते हैं रीति, ठीक है। तो मैंने आपको इजी वे में बता दिया, काल नहीं है, स्थान नहीं है, परिमाण नहीं है, तो रीति में डाल दो, ठीक है ना। रीति होता है मेन काम करने का तरीका किस तरीके से है, उसको हम बोलते हैं रीतिवाचक। दूसरा आता है संबंध बोधक अव्यय में, दूसरा क्या आता है, संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या होता है, देखिए
संबंध बोधक के भेद होते हैं, किस संज्ञा सर्वनाम से इसका संबंध है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है संबंध बोधक जो है वो क्या बता रहा है। संबंध बोधक दो संज्ञा शब्दों के बीच का भेद बताएगा, या दो सर्वनाम शब्दों के बीच का भेद बताएगा, या एक संज्ञा और एक सर्वनाम शब्द के बीच का भेद बताएगा। मतलब भेद नहीं, मतलब संबंध बताता है, एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ भीतर बताता संबंध बता देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, ये एक शब्द दिया गया है, अंडरलाइंड है के नीचे। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ क्या दिया गया है, देखिए यहां पर अंडरलाइन वर्ड है के नीचे। अब के नीचे शब्द अव्यय में आ रहा है। अब ये संबंध कैसे है, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो अब यहां पर कुर्सी और बिल्ली इन दोनों के बीच जो संबंध है वो के नीचे से संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों दो संज्ञा शब्द है, कुर्सी और बिल्ली, दोनों जातिवाचक संज्ञा है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो किसके जरिए व्यक्त हुआ, के नीचे के द्वारा हुआ, इसलिए ये संबंध बोधक है। कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हैं। तो ध्यान रखिए, दो संज्ञा शब्द, दो सर्वनाम शब्द या एक संज्ञा एक सर्वनाम शब्द के बीच जो संबंध बतलाता है वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद में पढ़े थे। समुच्चय बोधक अव्यय में दो तरह के अव्यय आते हैं, समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय, समुच्चय बोधक व्याधिकरण अव्यय। दो पढ़े थे ना हमने। समानाधिकरण अव्यय क्या होते हैं? जो दो वाक्यों या कई शब्दों को दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जब ऐसे अव्यय जिनका इस्तेमाल करने से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो जाए या एक शब्द दूसरे शब्द पर डिपेंड हो जाए, तो वो आपका कहलाता है समुच्चय बोधक व्याधिकरण अव्यय। ठीक है, ये मैंने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाए थे, तो मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर की थी। तो यहां देखिए, तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। ठीक है, अब यहां पर जो और है और लेकिन है, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन है। अब ये जो और शब्द है ये क्या है? कॉपी और किताब के बीच जो है दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने का आपस में काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय है। तो देखिए क्या है? समुच्चय बोधक समानाधिकरण है, कॉपी और किताब शब्दों के बीच संबंध करने वाला है। सिंपल, कुछ नहीं बताना है। देखो, ये चीज इसलिए मुश्किल नहीं है आपके लिए क्योंकि ये चीज मैं क्लियर रूप में आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद में पूरी तरीके से बता चुकी हूं। क्या होता है समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय और क्या होता है समुच्चय बोधक व्याधिकरण अव्यय। अब आ जाते हैं लेकिन में। अब लेकिन क्या हो रहा है? यहां पर ये वाक्य को दूसरे के ऊपर जो है वो व्यक्त करने का काम कर रहा है, विरोध को भी दर्शा रहा है कि मैं तुम्हें दे तो रहा हूं मगर तुम फाड़ना नहीं। ठीक है, क्या करना? फाड़ना नहीं। तो एक तो विरोध को भी दर्शा रहा है, या आप इसको व्याधिकरण के अंतर्गत भी लेकर आ सकते हैं। तो यहां पर व्याधिकरण हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि पहला वाक्य अपने आप में कंप्लीट है। देखो, तुम कॉपी और किताब ले लो, तो इसलिए ये व्याधिकरण अव्यय में नहीं आ रहा। अगर हम ये बोलते तुमको मैं ये कॉपी और किताब दे तो रहा हूं लेकिन तुम फाड़ना नहीं, तब ये आपका व्याधिकरण अव्यय के अंतर्गत आता। लेकिन यहां क्या है? ये विरोध को दर्शा रहा है, तो ये आएगा विरोध दर्शक, यानी कि ये भेद दर्शक है, इन दोनों के बीच के भेद को समझा रहा है। और तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तुम ले लो और फाड़ना नहीं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। समझ में आया ना? कहाँ विरोध प्रकट हो रहा है, कहाँ डिपेंडेंसी आ रही है, कहाँ जुड़ रहा है, ये सारी चीजें ध्यान करके पढ़िएगा। और चौथा होता है विस्मयादिबोधक, सबसे आसान। ठीक है, सबसे आसान। क्यों मैं इसको आसान बोल रही हूं? क्योंकि इसके साथ एक चिन्ह जुड़ा होता है। जैसे आप यहां देख रहे हो, भेदों और भावों का उल्लेख करना है। वह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊंगा। क्या? ठीक मैं रोज आऊंगा। अब यहां पर है वह, अंडरलाइन है वह, तो इसमें सबसे बड़ी पहचान होती है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। विराम चिन्हों से तो आप लोग परिचित ही है ना,
इस तरीके से एक लाइन बनती है और नीचे एक बिंदी लगती है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जिस भी शब्द के साथ ये जुड़ा है वो सीधे सीधे आपका विस्मयादि बोधक अव्यय आता है। अब उसके साथ आपको बताना होता है कि ये किस भाव को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हमने यहाँ बोला वाह, तो ये विस्मयादि बोधक है तो हमने बता दिया, लेकिन ये क्या बता रहा है, हम बहुत खुश हैं, हम क्या है, बहुत खुश हैं, तो वो हर्ष और उल्लास को बता रहा है, तो ये हमारा भाव हो गया। उसी तरीके से दूसरा है ठीक मैं रो जाऊंगा, तो ठीक विस्मयादि बोधक तो है क्योंकि यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए विस्मयादि बोधक में आएगा। लेकिन स्वीकार बोधक है, मतलब मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस चीज को बता रहा। अच्छा, ठीक शब्द जो है वो अव्यय होता है, ध्यान रखना, लेकिन यहां विस्मयादि बोधक में इसलिए आया है क्योंकि इसके पास चिन्ह लगा है। लेकिन अगर बिना विस्मयादि बोधक के आता है तो वो विस्मयादि बोधक में नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये स्वीकार बोधक है क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं यहां डेली आऊंगा। तो ये हमारे क्या हो गए, अव्यय, जिसमें क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्च बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गए। तो ये 4 थे आपके। अब नेक्स्ट आते हैं हम, वो है पद परिचय के कुछ अतिरिक्त उदाहरण। अभी तक तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर अव्यय में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी को अलग अलग जान लिया। अब हमारे पास आ गए कुछ शब्द, कुछ वाक्य, और इन वाक्यों के नीचे हैं अंडरलाइन। क्या है, अंडरलाइन। अच्छा, एक और चीज होती है जो इसमें मेंशन नहीं है, वो है निपात। ठीक है, निपात में 2 शब्द आते हैं, ही और भी, तो वो मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, ही और भी आता है, तो उसको आप ध्यान रखना। कहीं पर भी अगर ही शब्द आ रहा है और भी आ रहा है, किसी भी चीज़ पर हम अगर ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा वेट देने की कोशिश करते हैं तो हम ही या भी का इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं निपात शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने एक सेंटेंस है, इसके नीचे कुछ शब्दों में अंडरलाइन है और उन अंडरलाइन शब्द के हमें पद परिचय करनी है। सबसे पहला हमारे पास में जो सेंटेंस आ रहा है वो है, अपने गाँव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। क्या है, अपनी गाँव की मिट्टी में छूने के लिए तरस गया। पहला अंडरलाइन वर्ड है अपने। अपने, यहाँ पर अपने क्या है, वो बता रहा है विशेषण को। किसको, कैसे विशेषण है, आप तो बोलोगे अपने सर्वनाम होता है। यहाँ पर मैंने बताया था ना, कुछ विशेषण, जो कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो विशेषण के साथ इस्तेमाल होंगे। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये सर्वनाम है या ये विशेषण है, तो उसकी जगह सिंपल है कि आपको ये देखना है कि जो सर्वनाम शब्द है उसकी जगह क्या हम कोई संज्ञा शब्द रख सकते हैं, क्या हम कोई संज्ञा शब्द रख सकते हैं। अगर उस जगह हम कोई संज्ञा शब्द नहीं रख सकते हैं, नहीं आएगा, तो वो विशेषण में आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया है अपने गांव की मिट्टी, अब अपने की जगह अगर आप किसी को रखना चाहोगे तो क्या कोई आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इस कंडीशन में ये हो जाता है विशेषण। ठीक है, क्यों क्यों अब विशेषण आएगा, क्योंकि ये गांव की विशेषता बता रहा है कि गांव जो है वो अपना है। क्या है, गांव अपना है, इसलिए ये गांव की विशेषता को इंडिकेट कर रहा है। तो ये गांव के साथ संबंधित है तो विशेषण है। अब चूंकि अपने एक सर्वनाम शब्द है इसलिए ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। अपने है, तरस गया, अब यहाँ पर अपने शब्द जो है वो एक वचन में है या बहुवचन में है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है एक वचन में, तो वो एक वचन है। गया है इसलिए ये एक पुल्लिंग है और इसका विशेष्य है गांव। क्या है इसका विशेष्य, गांव। दूसरा अंडरलाइन वर्ड है गांव की। क्या आ रहा है, गांव की। अब गांव की क्या है, ये एक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण किसी भी गांव, पूरे गांव के बारे में इंडिकेशन कर दे रहा है, कोई एक पर्टिकुलर गांव के बारे में नहीं बता रहा, जितने भी गांव हैं उन सभी के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब गांव की है, सिर्फ एक ही गांव के बारे में बात कर रही है, तो अपना है एक वचन, पुल्लिंग है, संबंध कारक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर की कारक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अब कारक के लिए कैसे पहचानेंगे, तो की कारक किसमें आता है, का, की, के, रा, री, रे, ये आता है संबंध कारक में। ठीक है, तो ये है संबंध कारक की। नेक्स्ट आते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या है, मिट्टी हमने क्या बताया था, संज्ञा। अब उसी में मैंने आपको बताया था संज्ञा के भेद।
जातिवाचक संज्ञा का भेद बताया था, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। कोई भी जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो इसमें सैंड है, वाटर है, ऑयल है, तो ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन में आती है। तो कलेक्टिव नाउन हमारा हमेशा होता है द्रव्यवाचक। तो मिट्टी हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक। अब अगर हम मिट्टी के आगे हम निकालना शुरू करेंगे तो क्या होगा बताओ, मिट्टी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, या एक वचन है या बहुवचन है? सिंपल बात है कि मिट्टी हमेशा बहुवचन में आएगी। किस में आती है मिट्टी? हमेशा बहुवचन में आती है। मिट्टी अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, सिंपल है, कोई भी सेंटेंस बना दो। तो मिट्टी इस अच्छी लगती है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। अब उसके बाद हम किस पे आते हैं, कारक। तो यहां मिट्टी को छूने के लिए, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। कौन सा कारक है, कर्म कारक। देखिए इसमें नहीं दिया था ना, तो मैंने इसलिए फटाफट निकाल दिया। अब कारक के बाद हमें क्या बताना होता है, ये किसके साथ संबंधित है? मिट्टी किसके साथ संबंधित है, गांव की। तो मिट्टी का संबंध किसके साथ है, गांव, गांव के साथ संबंध है। ठीक है, गांव के साथ संबंध है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं मैं यहां पर है। ठीक है, तो मैं के साथ हम क्या लेंगे, मैं कौन हुआ, आपका सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। तो चलिए देखिए, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष। मैं एक वचन रहेगा, पुल्लिंग है। तरस गया के साथ क्रिया का करता है, जो तरस गया है उसकी क्रिया का करता है। फिर आते हैं तरस गया। तरस गया क्या है, क्रिया है। क्या तरस गया, आंसर मिल रहा है, कहीं पर मिल रहा है। मैं तरस गया तो मिल रहा है, लेकिन क्या तरस गया ये तो नहीं मिला ना। तो ये है एक अकर्मक क्रिया। संयुक्त है, क्यों, क्योंकि आपस में दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, तरस और गया। तो तरस हमारा मुख्य क्रिया है, गया हमारा सहायक क्रिया है, इसलिए आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, ये भूतकाल है क्योंकि वो तरस चुका है। एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्तवाच्य। क्यों, क्योंकि मैं जो है उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। तो देखिए हमने पहला निकाल लिया। चलिए आगे सेंटेंस और है हमारे पास में। नंबर 2 है, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। तो इसमें तो सभी वर्ड आपके अंडरलाइन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है निर्धन, फिर है लोगों की, फिर दूसरा है ईमानदारी और तीसरा है देखो। तो सबसे पहले निर्धन करेंगे। निर्धन किसके साथ कनेक्टेड है, निर्धन क्या है हम निकालेंगे। तो अब हमें नहीं पता निर्धन क्या है। यहाँ आंसर मत देखो, पहले अपने आप से पूछो। आंसर सारे दिए हुए हैं, पूछना बंद करो। सबसे पहली बात है देखो नहीं, अपने आप को टटोलना शुरू करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निर्धन शब्द क्या है। निर्धन अब हमें नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो फिर अब उसको देखो। जब हमें नहीं समझ में आए तो सबसे पहले देखो कि वो शब्द कनेक्टेड किसके साथ है। वो कनेक्टेड है शब्द लोगों के साथ, और लोगों हमारा क्या है, वो संज्ञा है। क्या है वो, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, जातिवाचक का भी हमने भेद बताया था, समूहवाचक संज्ञा है। तो पूरा हम डीपली तक आपको समझ क्लियर कर रहे हैं। तो ये किसके साथ संबंध है, संज्ञा के साथ। अब संज्ञा के साथ है, संज्ञा की विशेषता क्या बतला रहा है कि वो निर्धन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये गुण को बता रहा है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया, ये गुणवाचक विशेषण। अब ये कौन सा वचन है, तो इसमें तो निर्धन से हमें नहीं पता चल रहा, तो आप आ जाओ जिससे कनेक्टेड है, लोगों। तो लोगों क्या है, बहुवचन, तो आपका विशेषण भी बहुवचन आएगा। लोगों पुल्लिंग में आएगा और विशेष्य है लोगों। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, लोगों की। अब यहाँ अंडरलाइन है लोगों की, तो संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने आपको इसके भी डीप में बताया। तो लोगों हमेशा किस में आता है, समूहवाचक में। किस में आता है, समूह। आप चाहो तो उसको भी मेंशन कर सकते हो, नहीं मेंशन है आप कर दो, क्योंकि हमें पता है ये चीज, तो हमने लिख दिया। समूहवाचक संज्ञा है, बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पुल्लिंग है, संबंध कारक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद की जो लगा है, की क्या है, वो कारक है आपका। ठीक है, फिर आते हैं ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, संज्ञा है और भाववाचक, क्योंकि एक ही भाव है, क्या है, फीलिंग है, इसलिए ये है भाववाचक संज्ञा। कर्म कारक है, कैसे बोलोगे, ईमानदारी को देखो,
निर्धन लोगों की ईमानदारी को देखो। मैंने कहा ना हर जगह आपको कारक नहीं मिलेगा, लेकिन हर वर्ड के साथ आपको कारक खोजना पड़ेगा। दिया तो नहीं है लेकिन खोजना पड़ेगा। सिंपल है, उसके साथ लगाओ कारक, और लगाओ और देखो क्या चीज बिल्कुल सही बैठती है। तो लोगों को देखो, तो इसलिए यहां पर हो गया कर्म कारक, और देखो क्रिया का कर्म है। ठीक है, देखो क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट आते हैं देखो। देखो क्या है? क्रिया है। अब क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है कैसे पता करोगे? प्रश्न करो, क्वेश्चन करो। क्या देखो? ईमानदारी देखो। आंसर मिला तो क्या है? सकर्मक क्रिया है। देखो क्रिया है, सकर्मक है। देखो अगर एक वचन होता तो देखा होता, यहां पर क्या है? देखो, तो क्या हो गया? बहुवचन है। उसकी धातु क्या है? देख। धातु क्या होता है? देख। क्योंकि देख, अब धातु क्या होता है? जैसे कोई भी एक क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी हुई है ना, संस्कृत पढ़ी है, उसमें धातु पढ़ी है ना, जैसे पठ धातु, चल धातु, ठीक है ना, गम में गश्य, ये सारे धातु होते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ धातु दिया। कैसे धातु दिया जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं पठ, ये क्या हो गया? आपका पठ धातु। फिर होता है चल धातु, फिर होता है आपका यहाँ पर जैसे देख धातु। तो इससे क्या होता है? देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया पठ धातु, तो पठ से क्या बना? पढ़ना। फिर क्या बना? पढ़ो। फिर क्या बना? पढ़ाना। फिर है पढ़ते। इस तरीके से हमने बहुत सारे पढ़ से हमने कितने सारे बनाए। उसी तरह चल से हम क्या बनाते हैं? चलो, चलते, चलना, है ना। इस तरीके से चल होता है ना, चल भी होता है। तो इस तरीके से चल से हमने कितने सारे। तो जो मेन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर? मेन आ रहा है पढ़। यहाँ देखिए, पढ़, 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 पढ़। यहाँ पर चल, चल, चल। तो ये सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो यहाँ पर ये देख धातु जो है, वो देख जो है वो धातु है। अब क्या? देखो, अभी देखने के लिए बोल रहा है, तो वर्तमान काल हो गया आपका। फिर है क्रिया का कर्म है ईमानदारी। क्रिया का कर्म क्या है? ईमानदारी, क्योंकि हमने इसे कर्म कारक में निकाला था ना। तो क्रिया का कर्म क्या हो? क्योंकि ये सकर्मक है, तो जो भी उत्तर मिला वही आपका कर्म हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ गए, यह पुस्तक मेरे मित्र की है। ठीक है, यह पुस्तक मेरे मित्र की है। सारे वर्ड अंडरलाइन है। चलो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं यह। अब यहां पर क्या बताएंगे? यह पुस्तक। अब यहां पर यह सर्वनाम है या विशेषण है? इसकी जगह आप क्या करोगे पहले बताओ। सबसे पहले यह की जगह पर कोई भी संज्ञा शब्द रखने की कोशिश करो। यह की जगह कोई भी रख पा रहे हो? नहीं रख पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, तो यह हमारा क्या है? विशेषण है। अब चूंकि ये सर्वनाम शब्द है जिसे हम विशेषण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हुआ ये? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब यह एक ही पुस्तक के बारे में इंडिकेशन कर रहा है, तो ये एक वचन है। पुस्तक स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यह भी स्त्रीलिंग होगा, और विशेष्य है इसकी पुस्तक। अब पुस्तक क्या है? संज्ञा है, और ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये संपूर्ण जाति को बता रहा है, इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। एक वचन है, पुस्तक स्त्रीलिंग होती है, कर्म कारक है। पुस्तक को देखो, यह पुस्तक को मेरी मित्र की है, तो यहां पर क्या है? को आ रहा है, तो इसलिए कर्म कारक है। और है क्रिया का कर्म है। ये है वाली क्रिया का कर्म है। किसको देखो? क्या देखो? तो पुस्तक को देखो। ठीक है ना, पुस्तक किसकी है? क्या है? तो सिंपल क्या है? पुस्तक है। फिर आते हैं मेरे। मेरे क्या है? सर्वनाम है। मेरे क्या हुआ? सर्वनाम। अब यहाँ पर ये सर्वनाम किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं? सर्वनाम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हुआ पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष। मेरा मित्र है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष हुआ। फिर है मेरे पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र की है। हमें नहीं, अब कई ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूं, कई ऐसे शब्द आएंगे जिसमें लिंग का हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इससे दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ पुल्लिंग लिख दो, या पुल्लिंग लिख कर उसको स्लैश लगा के लिख दो। ठीक है,
पुल्लिंग लिखा जाएगा और स्लैश करके यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखा जाएगा। ये दो कंडीशन में आप इसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर आपको नहीं पता कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उस कंडीशन में दोनों तरीके से आप ला सकते हो। एक वचन है और संबंध कारक है। संबंध कारक क्यों है? क्योंकि मेरा 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 संबंध मित्र के साथ बता रहा है। तो अरे हाँ, एक चीज मैंने आपको बताई थी, संबंध कारक का पहचान क्या थी, बहुत अच्छा भाई याद आया मुझे। का की के रा री रे, रा री रे, ये देखो रे आया ना, मैं बोल रही हूँ ना, संबंध कारक के जो परसज्ञ या विभक्तियां होती है क्या होती हैं, का की के रा री रे, तो देखिए रे आया, तो ये किसका होता है, संबंध कारक का। नेक्स्ट आ जाते हैं मित्र की। अब मित्र की हमें क्या है, संज्ञा है। मित्र क्या हो गया, संज्ञा है, सिंपल सी बात है, संज्ञा सभी मित्रों के बारे में है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। एक ही मित्र है तो एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर की लगा हुआ है, संबंध कारक है की, और है क्रिया से संबंध है, इसका है क्रिया के साथ संबंध है। फिर आते हैं है क्या है, क्रिया है, चूंकि अभी है, वर्तमान काल है, एक वचन है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें बता सकते हो कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। क्रिया का आप यहाँ भेद बताओगे, सकर्मक क्रिया है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कर्म मौजूद है, पुस्तक कर्म है, ठीक है, पुस्तक क्या है, कर्म है, सकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है, एक वचन है। अब यहाँ पर है किसके, ये पुस्तक मेरे मित्र की है, तो यहाँ है किसकी बारे में बता रहा है, पुस्तक के बारे में बता रहा है, तो ये एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वाच्य बताइए, वाच्य कौन सा है, यहाँ पर यह पुस्तक मेरे मित्र की है, कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो सिंपल बात है कि ये सिर्फ आपको प्रेजेंट चीज बता रहा है, तो यहाँ पर कर्ता से संबंधित तो ये है ही नहीं, दूसरा कर्म से संबंधित है, यहाँ पुस्तक से संबंधित है। हमने आपको जब वाच्य पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत से ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें कर्ता मौजूद नहीं होगा, तो यहाँ पर उस तरह का कोई कर्ता मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर हो जाता है आपका कर्म कारक। कौन सा कारक होता है, कर्मवाच्य। कौन सा होता है वाच्य, कर्मवाच्य हो जाता है। समझ में आ गया आपको? वाच्य तो आपने पढ़े हैं, तो किसी भी सेंटेंस का वाच्य निकालना कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि वाक्य नंबर 4 पे। यहां पर है नेहा यहां इसी मकान में रहती है। क्या है, नेहा यहां इसी मकान में रहती है। चलिए देखें क्या है। सबसे पहले हम नेहा का कर रहे हैं। नेहा एक लड़की का नाम है, तो सबसे पहले संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने निकाल दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की है, स्त्रीलिंग, एक वचन है, कर्ता कारक है। क्या है ये, कर्ता कारक है। क्यों, क्योंकि वो ही करता है ना, वो ही इस मकान में रह रही है, तो वो ही कर्ता कारक। और नेहा रहना क्रिया की करता है, रहना क्रिया की करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। आप तो बोलोगे रहना नहीं है, तो रहती है ना, वो उसका मूल धातु जो है वो रहना ही है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ। यहाँ क्या बता रहा है, अब यहाँ संबंधित किससे है, यहाँ ये संबंधित किससे है, ये क्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, रहने से। किससे संबंधित है, रहने से, क्योंकि यहाँ रहती है। क्या, यहाँ रहती है, तो यहाँ क्या है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता है यहाँ है, और चूंकि जगह बता रही है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये देखिए क्रिया है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आते हैं इसी। इसी क्या है, इसी किसके बारे में संबंधित है, मकान के बारे में संबंधित है। किसके बारे में संबंधित है, मकान से, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। चूंकि ये सर्वनाम शब्द है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। फिर उसके बाद इसी मकान, मकान जो है वो क्या होता है, पुल्लिंग है, इसलिए इसी भी जो है वो पुल्लिंग रहेगा, एक वचन है और विशेष्य है मकान। फिर आते हैं मकान में। क्या दिया है, मकान में, तो मकान में जो है, मकान क्या हुआ, संज्ञा है, और सारे मकानों के बारे में बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया।
संज्ञा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब मकान क्या होता है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या परसर्ग होते हैं या चिन्ह होते हैं, अधिकरण में, पर, ऊपर। क्या होता है अधिकरण कारक का, में, पर, ऊपर। तो यहां लगा है में, तो ये हो गया अधिकरण कारक, कारक है में। मकान रहना क्रिया का कर्म है, जो मकान है वो रहना क्रिया का कर्म है। रहती है, ये क्या है, क्रिया, क्या है, क्रिया। तो यहां पर अब ये सकर्मक है, क्यों, क्योंकि मकान जो है वो उसका कर्म है। कहाँ रहती है, तो कहाँ दिया है, मकान में रहती है, तो इसलिए ये सकर्मक है। फिर है स्त्रीलिंग है, क्योंकि कर्ता से संबंधित है, एक वचन है, अन्य पुरुष है। अब आप बोलोगे यहाँ तो मैम क्या कहते हैं ये संज्ञा है, पुरुष कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और आप बात कर रहे हैं, नेहा के लिए बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, इसलिए ये अन्य पुरुष में आएगी। वर्तमान काल है, कर्तवाच्य है और रहती है क्रिया का कर्ता नेहा और कर्म मकान है। सिंपल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे चीजों के बारे में उतना जानते जाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपके लिए भी एक जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी ना, उसमें आपका टोटल मैं प्रैक्टिस ही कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। क्या दिया है, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, सभी के नीचे अंडरलाइन है। तो सबसे पहले हम अरे वाह का कर रहे हैं। अरे वाह तो आप तुरंत बता दिए होंगे क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। और ये किस तरह का भाव व्यक्त कर रहा है, ये आश्चर्य का, अरे वाह, तो ये आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। तो विस्मयादिबोधक हो गया जो आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं तुम। तुम क्या है, सर्वनाम है। सबसे पहले बात तो हमको पता है तुम क्या हुआ, तुम हो, सर्वनाम हो, पुरुषवाचक में आते हैं क्योंकि वो सेकंड पर्सन है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तुम, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष। फिर आते हैं तुम एक ही व्यक्ति हो, तो पुस्तक एक वचन है, पुल्लिंग है, क्यों, क्योंकि तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। सकती नहीं बोला मैंने, यहाँ क्या है, सकते हो बोला, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा, और वो हमने लिखा। फिर कर्ता कारक है, क्योंकि हम यहाँ पर पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, इसलिए तुम तो कर्ता कारक हो, है ना। तो तुमने भी पुस्तक पढ़ ली, इस तरीके से हो सकता है। पढ़ सकते हो क्रिया का कर्ता है। अब आया भी, तो भी में होता है निपात। मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे जो निपात होते हैं, भी और ही। ये किसी एक चीज पर पर्टिकुलर जोर डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, तुम ही मेरे साथ चलोगे या तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, किसी शब्द पर या किसी पर्सन पर हम प्रेशर डालने के लिए इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। फिर आते हैं पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, हमने लिख दिया। पुस्तक स्त्रीलिंग होती है, एक ही पुस्तक है इसलिए एक वचन है। कर्म कारक है, पुस्तक को पढ़ सकते हो, तो यहां पर आया कर्म कारक, पुस्तक पढ़ सकते हो क्रिया का कर्म है। फिर आते हैं पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो क्या है, क्रिया है। क्या पढ़ सकते हो, पुस्तक को पढ़ सकते हो, तो क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहां पर पढ़ सकते हो को किससे संबंधित है, तुम से। तुम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हुई, एक वचन है, अन्य पुरुष है। अब यहाँ पर अन्य पुरुष कैसे हम निकालेंगे भाई, जब तुम मध्यम पुरुष हो तो ये अन्य पुरुष कैसे जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। हम यहाँ बोले अरे तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, तो मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे के साथ मिलकर। किसके साथ, किसी तीसरे को मैंने देखा था जो वो पुस्तक पढ़ रहा था और तुम भी, तो यहाँ पर तुम भी पढ़ सकते हो, इसलिए यहाँ पर हमने वो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करा है, पढ़ सकते हो, तो इसलिए ये अन्य पुरुष में आया। फिर आते हैं ये वर्तमान काल यानी कि अभी के लिए है। फिर वाच्य क्या है, कर्तवाच्य, क्योंकि कर्ता से कनेक्टेड है, और क्रिया कर्ता तुम और कर्म है पुस्तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये पांचवा भी हल कर लिया। तो यहाँ पर हमने ये आपको पांचों मैंने हल करके बता दिए, लेकिन इतना से
प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। मतलब पद परिचय इतना ज़्यादा डीप सब जो टॉपिक है कि इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग ये बोलोगे कि मैम हमें एमसीक्यू में दीजिए, हम एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी टॉपिक के हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, 10-12 क्वेश्चंस, जिसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि हम परफेक्ट हो जाएं इस टॉपिक पे। और फिर उसके बाद जब एमसीक्यू आए तो फटाफट आपको आंसर देना है। क्या करना है, फटाफट आंसर देने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे पद परिचय की प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।